नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 23 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या सिंपल बोले पोटेंशियल एनर्जी आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। आपने या फिर मैंने या हम सब ने ये टॉपिक पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है। कब डिस्कस किया? हमने सबसे पहली बार पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था क्लास 9th में। हमारे टीचर ने हमको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी इज ए एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और कहाँ आए? क्लास 11th में आए और 11th में हमारे पास एक नई काइंड की पोटेंशियल एनर्जी आई जिसे हमने क्या बोला? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोला। थोड़ा बहुत याद आ रहा है? तो 11th में हमने क्या पढ़ा था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था और हमारे टीचर ने या फिर हमने कुछ इस तरह से इसको डिफाइन किया था। हमने ये बोला था कि अगर यहाँ पर क्या है, कोई एक ग्रेविटेशनल फील्ड है और उस ग्रेविटेशनल फील्ड में मैंने क्या रख दिया? एक मास रख दिया और इस मास की इस ग्रेविटेशनल फील्ड में जो पोजीशन है उस पोजीशन की वजह से इस मास के पास एक एनर्जी होती है। दैट एनर्जी इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से मैं क्या किया था? क्लास 11th में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था। अब यहाँ आओ, यहाँ पर क्या है? जहाँ वहाँ ग्रेविटेशनल था यहाँ क्या लगा दिया? इलेक्ट्रिक लगा दिया। फिर आगे तो सेम वही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड था यहाँ क्या आ जाएगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो मान लिया इस तरह से मेरे पास क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं अगर एक चार्ज पार्टिकल को रखता हूँ, मान लिया मैंने यहाँ पर एक Q चार्ज को रख दिया तो इसकी कुछ न कुछ पोजीशन है। तो इस चार्ज Q की इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पोजीशन की वजह से इस चार्ज के पास कुछ एनर्जी होगी एंड दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कभी कभी हम इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप इस लेवल में यानी अभी प्राइमरी लेवल में या बोल सकते हैं सामान्य रूप से अगर पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना चाहोगे या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करोगे तो कैसे बोलोगे? इट इज एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इट्स पोजीशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी मैंने किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और जिस पोजीशन पर रखा उस पोजीशन की वजह से उस चार्ज पार्टिकल के पास एक एनर्जी होती है। दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ और आपको मैं दिखाऊंगा और मैं इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का आपको फील कराऊंगा। लेट्स फील इट। मान लिया मेरे पास यहाँ पर क्या है? इस तरह से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे दिखाते हैं? इस तरह से पैरेलल लाइन से दिखाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस डायरेक्शन में होती हैं वही डायरेक्शन किसकी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? इस डायरेक्शन में होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल Q को रख रहा हूँ। मैंने एक चार्ज पार्टिकल कहीं से उठाया, ऐसे उठाया यूँ करके और यहाँ पर ऐसे रखा। अभी मैंने उसको पकड़ा है, यहाँ पर रखा है। अगर उसका जो वैल्यू है वो कितनी है? Q है। तो इस पॉइंट पर उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? 0 है। तो V इक्वल टू कितना आ गया? यहाँ पर 0 हो गया। इसका मतलब अगर इसकी वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल एट दिस पॉइंट इज ऑल्सो इक्वल टू 0 बिकॉज वी ऑल नो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? हाफ ऑफ mv² के बराबर होता है। मैंने क्या किया? एक चार्ज पार्टिकल को पकड़ा और कहाँ पर रखा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पोजीशन पर रखा और मैंने ये पाया इस पोजीशन पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 है। अब इसको मैं जैसे ही यहाँ पर छोड़ूंगा, क्या कर रहा हूँ मैं? इस चार्ज पार्टिकल को जैसे ही यहाँ पर छोड़ूंगा ये क्या करेगा? मूव करेगा। क्वेश्चन है क्यों मूव करेगा भाई? क्योंकि हम सब जानते हैं जैसे ही मैं किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तब उस चार्ज में क्या लगता है? फोर्स लगता है। अब वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ये डिपेंड करेगा कि उस चार्ज का नेचर कैसा है। अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। अगर वो चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है मेरा चार्ज कैसा है भाई? पॉजिटिव है। अगर मेरा चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा। लेट अस से दिस फोर्स इज Fe एंड वी ऑल नो दैट कि दिस Fe इक्वल टू किसका होगा? Q इंटू E के बराबर होगा। हमने ये बहुत पहले डिस्कस कर लिया है जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। अब जैसे इसमें फोर्स लगेगा, इसको छोड़ूंगा तो पार्टिकल क्या करना स्टार्ट करेगा?
एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा और मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि कुछ समय बाद ये चार्ज पार्टिकल कहां पहुंच गया, इस पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है, और मैं यहां पर ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करते हुए चल रहा हूं, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये पार्टिकल इस पॉइंट से कहां पहुंच गया, इस पॉइंट पर पहुंच गया। तो अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन है इसकी वेलोसिटी चेंज हुई होगी। अब यहां पहले वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, माना इस टाइम वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, v होगी। तो इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ ऑफ mv² होगी, जहां m क्या है, इस चार्ज का मास है। यानी यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है, यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv² है। अब देखो एक चीज हमने डिस्कस की है कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। जो एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है, कंजर्व होती है। इसका मतलब क्या निकालते हो आप कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहां पर तो ऐसा फील आ रहा है कि मैंने चार्ज पार्टिकल को यहां पर रखा, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, मैंने इसको जैसे ही छोड़ा, इस चार्ज पार्टिकल ने अपने आप ही अपने अंदर क्या कर ली, कुछ एनर्जी जनरेट कर ली, यानी कुछ काइनेटिक एनर्जी जनरेट कर ली, जिसकी वैल्यू कितनी है, हाफ mv² के बराबर है। क्या ये मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, आंसर है नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सिस्टम अपने आप ही क्या कर ले, एनर्जी को जनरेट कर ले। अगर कहीं पर मुझे दिख रहा है कि कुछ एनर्जी अपीयर हो रही है तो ये बात पक्की है कि कहीं दूसरी ओर कुछ एनर्जी डिसअपीयर हो रही होगी। या ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर मुझे कहीं पर दिख रहा है कि किसी सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो कहीं दूसरी ओर किसी दूसरी टाइप की एनर्जी क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। अब देखो, अब जो लाइन है ना बहुत पंच लाइन है। इसके पास ये काइनेटिक एनर्जी आई, पहले इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0 थी, यहां पर इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv² होगी। इसके पास काइनेटिक एनर्जी आई क्योंकि इस चार्ज पार्टिकल की कुछ दूसरी टाइप की एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज हुई, और जो दूसरी टाइप की एनर्जी थी ना वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। यानी जैसे मैंने इस चार्ज पार्टिकल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पर रखा, इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहां पर इसके पास है, इसके पास कुछ न कुछ यहां पोटेंशियल एनर्जी है। अब जैसे मैंने इसको छोड़ा, ये मूव करना स्टार्ट किया, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज हुई, यानी कुछ एनर्जी डिक्रीज हुई होगी, और वो एनर्जी कुछ एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है। वो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, और उस डिक्रीज होने की वजह से इसके पास जो दूसरी एनर्जी थी वो इंक्रीज हुई, और दूसरी एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ध्यान रखना है कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। यानी इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी अगर पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अगर वहीं दूसरी ओर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। जो मुझे इस एग्जांपल में साफ साफ दिख रहा है कि भाई यहां पर ये मूव कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो यहां से तो एक बात पक्का होगी कि जब भी मैं किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो उसकी पोजीशन की वजह से उस चार्ज पार्टिकल के पास कुछ एनर्जी होती है, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं लिख लोगे आप, वैसे इतना लिख लो, हेड डालो, क्या पोटेंशियल एनर्जी हेड डालो, और इसके नीचे ये लिख लो कि एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो क्या हुआ, एक सामान्य सी डेफिनेशन हो गई, लेकिन इसकी और भी डेफिनेशन हम क्या करेंगे आने वाले मतलब इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके नाउ, तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया। अब क्वेश्चन ये है कि हम इस पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। भाई क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए कोई फॉर्मूला होता है? अगर हम पीछे की बात करें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी G इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन क्या पढ़ा था, R12। कुछ इस तरह से हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था, जहां पर G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 क्या है, यहाँ पर मास है, m2 क्या है, अगेन मास है, R12 क्या है, इन दो मास के बीच का सेपरेशन है। यहाँ नेगेटिव साइन भी आया था क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है ना। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, जैसे वहां मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, यहां भी मैं
इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना चाह रहा हूं, तो ऐसे हिंट डालूंगा, सॉरी हिंट डालो क्या, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हेडिंग क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्टकट में पीई लिख दिया मैंने। नाउ कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे कैलकुलेट करने से पहले हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ऐसी है कि आपको ये चौंका देगी कि हम कभी भी किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते ही नहीं हैं। हम हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस फाइंड करते हैं, या किन्हीं दो पॉइंटों के बीच पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना है, या फिर कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में, सिर्फ ये फाइंड करते हैं। हमने कभी भी आज तक फिजिक्स के इतिहास में किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया ही नहीं है। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि वी ऑलवेज कैलकुलेट डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे चेंज हो, यहाँ डिफरेंस ले दो, डिफरेंस सही है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स। अब मैं यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख रहा हूं, तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है मैं किस पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की ही बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अज्यूम कर ले रहा हूं कि मेरे पास यहां पर क्या, इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये ए है और एक पॉइंट ये बी है। ओके, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, ए बोल दिया, इसे मैंने क्या बोल दिया, बी बोल दिया। मेरे पास पहले चार्ज पार्टिकल को मैंने कहां पर रखा, यहां पर रखा। लेट अस से दिस चार्ज पार्टिकल इज Q नॉट एंड Q नॉट इज ए टेस्ट चार्ज। मैंने टेस्ट चार्ज क्यों लिया, ताकि ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना कर पाए। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है, वेरी 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 स्मॉल चार्ज। ठीक है, और इस चार्ज को यहां पर रखने से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। तो पहले मैंने इस चार्ज पार्टिकल को यहां पर रखा, तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेट अस से दिस पोटेंशियल एनर्जी इज UA, और पोटेंशियल एनर्जी को सिंबॉलिकली U से दिखाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर मैंने इसको यहां से पकड़ा, कहां रख दिया, इधर पर रख दिया, और यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी, लेट अस से UB होगी। तो हम कभी भी UA या UB नहीं निकालते हैं, हम हमेशा UA और UV का डिफरेंस निकालते हैं, या बोल सकते हैं हम हमेशा किन्हीं दो पॉइंटों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। यानी हम हमेशा क्या कैलकुलेट करते हैं, UB माइनस UA निकालते हैं। और इसको मैं कैसे निकालता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका क्या है, डेल्टा U है। तो डेल्टा U इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये UB माइनस UA आ जाएगा। तो हम हमेशा क्या करते हैं, इस चीज को कैलकुलेट करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब अगर मुझे इसे कैलकुलेट करना है तो आंसर है कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, देखो, हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस थिंग, यानी किन्हीं दो पॉइंटों के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखो किसके बराबर होता है, समझते हैं जरा, ऐसे पॉइंट बना के चलेंगे। अगेन सुनो, ये मेरे पास इस तरह से अगेन एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि मैं क्या लेके चल रहा हूँ, एक सिंपलेस्ट केस लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मान लिया यहाँ पर मेरे पास कोई एक पॉइंट ए है। ओके, इस पॉइंट ए पर मैंने क्या रख दिया, एक चार्ज Q नॉट रख दिया। ठीक है, मैं Q नॉट भी रख सकता हूँ, Q1 भी रख सकता हूँ, मैंने क्या बोल दिया, Q नॉट बोल दिया। अब इस Q नॉट पर यहाँ पर कुछ फोर्स लग रहा होगा, कहाँ की ओर बताओ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में। दिस फोर्स इज Fe, इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, Fe होगी। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस Q नॉट चार्ज को इस पॉइंट A से इस पॉइंट B पर लाना चाह रहा हूँ। कहाँ से, इस पॉइंट A से इस पॉइंट B पर लाना चाह रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो इसका मतलब मुझे वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर फोर्स लगाऊंगा, अब जो लाइन बोल रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं यहां पर फोर्स लगाऊंगा तो पहली बात तो मुझे इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मुझे मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि मैं इसको डिस्प्लेस कर पाऊं। तो आंसर है मुझे मिनिमम यहां पर इस Fe के बराबर ही फोर्स लगाना पड़ेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे यहां पर मिनिमम कितना फोर्स चाहिए कि मैं इसको इस Q नॉट को इस पॉइंट A से कहां ले आऊं, पॉइंट B पर ले आऊं।
तो आंसर है यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स या बोलते हैं मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू दिस फोर्स Fe। तो मुझे यहाँ पर जो फोर्स F एक्सटर्नल चाहिए वो किसके बराबर चाहिए, Fe के बराबर चाहिए, और दूसरा इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए इसके ठीक अपोजिट होनी चाहिए। ये बात हमें पता होनी चाहिए। समझ में आ गई इतनी बात? ओके, अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो दिस F एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Fe आ जाएगा, जहां Fe क्या है, इसमें लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। जो F एक्सटर्नल है वो क्या है मेरे पास, जो मैंने इधर की ओर बाहर से क्या लगा रखा है, फोर्स लगा रखा है, या फिर जो एक्सटर्नल एजेंसी ने जो फोर्स लगा रखा है, कहां की ओर, इधर की ओर। कहां की ओर फोर्स लगाया है, इधर की ओर फोर्स लगाया है, एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू F एक्सटर्नल। अब गौर सुनना, मैंने इस यहां पर इस Q0 पर F एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसको यहां से पकड़ कहां ले आया, मैं इधर ले आया, Q0 पर ले आया, और मैंने जितना वर्क डन किया, मैंने जितना वर्क डन किया वो किया गया वर्क डन किसके बराबर होगा, इन दो पॉइंटों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज होगी, लेकिन ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अगर मुझे इन दो पॉइंटों के बीच पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है तो क्या करूंगा, मैं यहां पर कितना फोर्स लगाऊंगा, उतना फोर्स लगाऊंगा जितना इसमें इधर की ओर फोर्स लग रहा है। मैंने फोर्स लगाया, फिर मैं क्या करूंगा, इसको इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेस कर दूंगा। मैंने कर दिया डिस्प्लेस। जब मैं पॉइंट बी पर इसको ले आया, मैंने कुछ वर्क किया, और जो किया गया वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, इन दो पॉइंटों के बीच के पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। और वर्क डन निकालना हम सबको आता है, बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क निकल जाएगा, अगर वर्क निकल गया तो इसका मतलब क्या निकाला हमने, इन दो पॉइंटों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाला। अब आप सोच रहे होगे कि ये कैसे हो गया, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कैसे हो गया। देखो हमने क्लास 11th में डिस्कस किया था वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी जो किया गया वर्क डन होता है वो किसके रूप में स्टोर होता है, एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। और यहाँ पर वर्क डन पोजीशन को चेंज करने में यूज हो रहा है, तो जो वर्क डन होगा वो किसके रूप में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होगा, स्टोर होगा। सिंपल सी बात है। ओके, ये बात समझ में आई आपको। तो वर्क डन टू डिस्प्लेस object from point A to B in electric field is equal to difference of potential energy is equal to difference of potential energy between these 2 points, between these 2 point। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आपको थोड़ा बहुत न्यूटन्स लॉ और वेक्टर सम की नॉलेज होगी तो आप उस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। जब मैं इस चार्ज पार्टिकल को इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले गया, मैंने कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया जिसकी वैल्यू Fe के बराबर है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। कि जब मैं इस चार्ज को ए से बी पर ले गया तो क्या इस चार्ज Q0 चार्ज का कुछ एक्सेलरेशन है या नहीं, बताओ। यहाँ पर जो मोशन है ए से बी तक का वो एक्सेलरेटेड मोशन है या फिर नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, बताओ। कैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन के लिए हम क्या निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं, न्यूटन के लॉ से। क्या होता है, F नेट इक्वल टू ma के बराबर होता है। मुझे ये बता दो इस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है। देखो हमने बाहर से कितना लगाया, F एक्सटर्नल, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाया, Fe, दोनों की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू ma, a इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दिस डिस्प्लेसमेंट इज विदाउट एनी एक्सेलरेशन। यानी यहाँ पर जो वर्क डन है वो कैसा है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन है। या तो उसको मैं ऐसे बोल सकता हूं या फिर शब्दों में कैसे बोल सकता हूं कि वी डिस्प्लेस दिस Q0 चार्ज फ्रॉम A टू B विदाउट एनी एक्सेलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर किसी भी टाइप का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है भाई, नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो यहां पर आप क्या लिखा हमने, ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विदाउट एक्सेलरेशन।
तो यहाँ पर इसी के आगे लिख देना क्या, विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, विदाउट एक्सेलरेशन। क्लियर है इतनी बात? ओके, तो ये क्या निकला हमारा, डेफिनेशन निकली किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की किन्हीं दो पॉइंटों के बीच में। ओके, नाउ अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, कैसा कर दूं, देखना ये मेरे पास अगेन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए पॉइंट बी। मैंने क्या किया, इस चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां लाया। देखो आप इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे, जो डेल्टा यू होगा वो किसके बराबर होगा, फ्रॉम दिस डेफिनेशन दिस डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, या फिर ऐसे बोल सकता हूं कि यू बी माइनस यू ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये डब्ल्यू ए बी के बराबर आ जाएगा। तो ये मेरे पास फॉर्मूला निकल के आ गया किसका, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का। नाउ स्टडी सम क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ आओ, देखो मैंने इस टाइम पर क्या किया, इस चार्ज पार्टिकलों में ए से बी तक इस पाथ से लाया। अब देखो मेरे को थोड़ा सा ऐसे शैतानी सूझी, मैंने क्या किया, अभी इसके पाथ को चेंज कर दिया। भाई अब ये मेरा पाथ ये है, लेट अस से इस पाथ के लॉन्ग वर्क डन कितना हुआ, डब्ल्यू हुआ, इस पाथ के लॉन्ग वर्क डन कितना हुआ, डब्ल्यू हुआ, और इस पाथ के लॉन्ग एक नया पाथ मैंने और ले लिया, इस पाथ के लॉन्ग माना वर्क डन कितना हो गया, W3 हो गया। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि जो W1, W2, W3 की वैल्यू होंगी वो सेम होंगी या अलग अलग होंगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने क्लास 11th में कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में डिस्कस किया है या पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे दोगे। आपके टीचर ने या फिर हमारे टीचर ने हमको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इट मीन वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड बाई ऑब्जेक्ट। मैं किस पाथ को फॉलो कर रहा हूं उस पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। जब तक इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हैं तब तक वर्क डन भी क्या होगा, सेम होगा। इट मीन दिस W1 विल बी इक्वल टू W2 विल बी इक्वल टू W3, यानी ये पाथ पर डिपेंड करता ही नहीं है, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। जो मेरे पास वर्क डन इन ग्रेविटेशनल वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। आई बात समझ में इतनी? ओके, अगर इतनी बात समझ में आ गई, मैं आपको यहाँ पर एक और छोटा सा क्वेश्चन देने को जा रहा हूँ, आई होप आप सॉल्व कर लोगे, या फिर चलो करें ऐसे फिर ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, माना इसकी वैल्यू कितनी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम इसकी वैल्यू है। मैंने एक चार्ज पार्टिकल को इस पॉइंट ए से उठाया, ये पॉइंट ए है, इसको मैं पहले कहाँ ले गया, पॉइंट बी पर ले गया, फिर मैं कहाँ ले गया इसको, पॉइंट सी पर ले गया। ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है, माना यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, UA है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, UB है, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसकी, UC है। ठीक है, और ये वाला पाथ मैंने फॉलो किया है इस तरह से, और एक चीज़ हमको और दिया है कि ये वैल्यू कितनी है, 5 मीटर है, ये वैल्यू मेरे को दी है कितनी, 3 मीटर। ओके, ना मुझे क्या निकालना है कि UC माइनस UA निकालना है, UC माइनस UA इक्वल टू कितना होगा, ये मुझे फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे बताओ? सिंपल है, क्या कर दो, इस चार्ज पार्टिकल को, माना उस चार्ज पार्टिकल की वैल्यू लिख लो, जो Q दे रखा है मेरे को, Q इक्वल टू दे रखा है कितना, 2 माइक्रोकूलम। इस चार्ज पार्टिकल को A से C तक ले जाने में कितना वर्क डन किया गया ये निकाल देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा मेरा, UC माइनस UA निकल के आ जाएगा। देखो अब आने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तरीका तो सिंपल ये हो सकता है यहाँ से यहाँ, एक तरीका ये हो सकता है कि यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ से यहाँ गए। हम उस रास्ते को चूज करेंगे जिस रास्ते में कैलकुलेशन करना क्या होगा, सबसे ज़्यादा आसान होगा। देखो जरा समझो, आसान कब रहता है, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का F.S होता है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 हो तब वर्क डन कितना हो जाता है, 0 होता है। अगर एंगल कितना हो, 0 हो,
तो वर्क डन कितना होता है, F इंटू एस के बराबर होता है। तो देखो अगर मैं इस रास्ते से आता हूँ, AC रास्ते से आता हूँ, तो मुझे ये एंगल पता नहीं है कि भाई ये जो एंगल है किसके बीच, इस इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स और इस पाथ के बीच का एंगल क्या है, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे आता हूँ A से B, मुझे पता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है और फोर्स कैसे लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इधर की ओर फोर्स लग रहा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, FE ऐसे लग रहा है। तो फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, एंगल कितना है 90, तो वर्क डन कितना होगा 0, यानी A से B तक लाने में वर्क डन कितना है 0, यानी WAB अगर मैं निकालूंगा तो दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। क्यों हुआ 0 भाई, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन एंड फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। नाउ अब दूसरा सुनो, अगर मैं कहां से कहां लाऊं, B से C में लाऊं, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही है और मैं फोर्स भी ऐसे लगाऊंगा, ऐसा होगा नहीं होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है, किसी दूसरे फोर्स की बात नहीं हो रही है। जब मैं इस पाथ से आ रहा हूं तो मैं फोर्स तो लगाऊंगा ही बाहर से, लेकिन वो वाला फोर्स नहीं है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपोज कर रहा है। ये बात ध्यान सुनना, यहाँ पर जो फिर अगर मैं यहाँ से यहाँ लाया इसको, जो मैंने वर्क किया वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क नहीं किया, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 0। नाउ जब मैं उसको B से C में लाऊंगा तो वर्क डन फ्रॉम B टू C दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसके बराबर होगा, देखो फोर्स F इक्वल टू कितना होता है, QE के बराबर होता है, और डिस्प्लेसमेंट ये 3 है, सॉरी 5 है, 3 है, तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये बात सिंपल है कि अगर ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा 4 होगा, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर आएगा। तो दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू QE इंटू यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कितना आएगा 4। तो यहाँ से मेरे पास WBC इज इक्वल टू, Q की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -6, और इंटू E की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर 5, और इंटू कितना आ गया भाई ये 4 आ गया। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 इंटू 4 इंटू 10 टू दी पावर कितना आ गया -1 आ गया, तो 4 चौको 16, यानी कितना आ गया 1.6 जूल। तो दिस इज वर्क डन B टू C, B से C ले जाने में कितना वर्क किया गया 1.6 जूल वर्क किया गया। तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा W नेट या WA टू C, WAC विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा दिस प्लस दिस, यानी कितना आ जाएगा ये 1.6 जूल, एंड दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन पॉइंट C एंड पॉइंट A। तो दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 1.6 जूल। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स। अभी तक बात समझ में आ रही है आपको। नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, माना आपसे कह दिया जाए कि बताओ इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मुझे डिफरेंस नहीं निकालना है, मुझे यहाँ पर VA माइनस UA माइनस UB नहीं निकालना है, फिर UB माइनस UA नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है UB निकालना है। तो इसे मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, और यहाँ पर हम क्या करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। नाउ ऐसे पॉइंट रख चलेंगे, यहाँ तो हो गया ना, लिख लिया, ओके लिख लिया। तो अब इधर आओ, ऐसे पॉइंट बना के लिखो हाउ वी कैन कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट। तो ऐसे पॉइंट बना के लिखेंगे, यहाँ पे हैशटैग बना के लिख दो हाउ वी कैन कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की ही बात हो रही है, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट। देखो भाई मैंने एक कंडीशन तो पहले लगा दी कि हम हमेशा क्या करते हैं डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं, यानी ये फॉर्मूला क्या है यूनिवर्सल है भाई, ये इन जनरल फॉर्मूला है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे UB निकालना है। थोड़ा मैथमेटिक्स लगाओ, मुझे क्या करना है, माना UB निकालना है मेरे को, यानी B पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, लेकिन निकालूंगा हमेशा क्या, मैं डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा। अगर मुझे UB निकालना है तो इस UB का मैं जिस दूसरी पोटेंशियल एनर्जी के साथ डिफरेंस लूंगा उसने कितना होना चाहिए, प्योर मैथमेटिक्स है, कितना होना चाहिए उसने 0 होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि इस UA की वैल्यू 0 हो जाए, कुछ ऐसा करो UA की वैल्यू कितनी हो जाए 0 हो जाए, तब मैंने क्या किया इस UA और UB के बीच का डिफरेंस निकाला,
और जो डिफरेंस निकल के आया वो किसके बराबर निकल के आया, यूबी के वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके बराबर निकल के आया, ठीक है। और जब हम इस तरह से बोलते हैं ना, यानी जब हम कोई एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, उस पॉइंट को एक नाम देते हैं रेफरेंस पॉइंट। यानी यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है किसका, कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो लिख के चलेंगे इसको ऐसे ही, ठीक। तो फॉर दिस वी हैव टू चूज ए रेफरेंस पॉइंट। फॉर दिस we have to choose a reference point and in case of electric field या फिर in case of electric potential energy, that reference point is at infinity. That reference point is at infinity. इसका मतलब क्या हुआ कि at infinity potential energy is equal to zero. इसका मतलब क्या हुआ कि एट रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि इफ पॉइंट ए इज एट infinity देन जो यू ए होगा वो किसके बराबर होगा, यू इन्फिनिटी के बराबर होगा एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो। यू ए इक्वल टू यू इन्फिनिटी एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो। सिंपल सी मैथमेटिक्स है, ओके। नाउ एक काम करो, ये वैल्यू उठा कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो। तो हम निकालेंगे क्या, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ही निकालेंगे। लेकिन ये डिफरेंस हमने कुछ ऐसे निकाला कि दूसरा पॉइंट कहाँ था, पहला पॉइंट कहाँ था हमारा, रेफरेंस पॉइंट पर था। तो अगर मैं डेल्टा यू निकालूं क्या होता है, यू बी माइनस यू ए होता है। सिंस यू ए इक्वल टू यू इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा यू इक्वल टू कितना आया, यू बी माइनस जीरो। तो डेल्टा यू इक्वल टू कितना आ गया, यू बी निकाला। देखो पहला स्टेटमेंट अब भी ट्रू है, हम हमेशा निकालते क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ही करते हैं। लेकिन जब मैंने ये फाइंड किया और जो पहला पॉइंट था जिसके साथ हमने डिफरेंस निकाला वो पॉइंट कहाँ था, खुद रेफरेंस पॉइंट था, खुद इन्फिनिटी पर था। तो ऐसा करने से मुझे क्या निकल के आ गया, किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकल के आ गई। अब यहां पर हम किस तरह से इस पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे जरा समझो। सिंस वी नो दैट कि दिस डेल्टा यू इक्वल टू यू बी माइनस यू ए एंड दिस इज इक्वल टू, अभी हमने देखा था दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी, ओके। ये तो किसी केस में था, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी केस में जो अभी तक हमने डिस्कस किया ना। अभी मेरे पास क्या हो गया कि जो डेल्टा यू है वो किस तरह हो गया, यू बी माइनस यू इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू, देखो अभी मैं चार्ज पार्टिकल को कहां से लाऊंगा, इन्फिनिटी से लाऊंगा, बिकॉज अवर पॉइंट ए इज एट इन्फिनिटी। तो दिस इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज पॉइंट बी विच इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इन्फिनिटी पॉइंट इज आउट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा ना। वैसे इन्फिनिटी से कुछ चीज होती नहीं है, माना ये एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है तो इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो चार्ज पार्टिकल कहाँ है, इन्फिनिटी पर है। तो इनिशियली चार्ज पार्टिकल कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है यानी इन्फिनिटी पर है। और इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लाने में जितना वर्क डन किया जाएगा वो वर्क डन किसके बराबर होगा, जिस पॉइंट पर लाया जाएगा उस पॉइंट पर उस चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, ये जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास यू बी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी टू बी। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखो,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट in electric field in an electric field is defined as work done in bringing bring bringing charge particle वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट और एक जो पॉइंट है जो सबसे लास्ट में लिखाऊंगा, कैसे, विदाउट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना क्या, विदाउट, ये बाय बाय क्वेश्चन है, विदाउट एक्सेलरेशन क्यों होता है, क्यों हम ये टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी डिस्कशन किया नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है विदाउट एक्सेलरेशन। ओके, चार्ज पार्टिकल कैसे ला रहे हैं हम, विदाउट एक्सेलरेशन ला रहे हैं, कहां से, इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट बी पर, और जितना वर्क डन किया जाएगा वो वर्क डन किसके रूप में स्टोर होगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू हैव टू मेक ए स्टार हियर। अभी तक हमने कोई इक्वेशन नहीं लिखी क्या, अगर लिखी तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखी है तो इसको क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, अगर लिख ली है तो इसे क्या बोलोगे, इक्वेशन नंबर 2 बोल दोगे। तो ये क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। यानी एक पॉइंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, निकाल हम डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रहे हैं, लेकिन निकल क्या रहा है, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट निकल के आ रहा है। क्लियर बात, ओके। अगर इतनी बात क्लियर हो गई, अब यहाँ पर हमारे सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। तो इन डालो क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, कि मेरे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम में सिर्फ 2 चार्ज हैं, यानी माने दुनिया है, इस दुनिया में सिर्फ 2 ही चार्ज हैं, और उन 2 चार्जों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, क्लियर है बात। तो क्या कर रहा हूँ मैं, इसे मिटा रहा हूँ और फिर डाल रहा हूँ क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। दूसरे पेन से लिखूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। ठीक है, अभी तक कितने पेज भर गए, कुछ पता है आप लोगों को कि कितने पेज आप लोगों ने भर लिए, रजिस्टर बनाया या नहीं बनाया? ठीक है, बना रहे हो नहीं बना रहे हो, बनाओ। हाँ, अगर नहीं बनाओगे तो फिर मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था, फिर पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। और जब पेपर सामने होते ना बहुत डर लगता है, और आपको पता ही है इस बार से क्या हो चुका है, जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई हो चुका है फिजिक्स का, और होना भी चाहिए, उसमें बहुत खुश हूँ कि वो स्टैंडर्ड हाई हो रखा है। ठीक है, और बच्चों को उतनी परेशानी भी नहीं होनी चाहिए जितनी वो देख लेते हैं या फिर ले लेते हैं फिजिक्स को देखकर। फिजिक्स को अगर आप मन से पढ़ोगे ना तो आसान है, वैसे आसान नहीं है कि तुम सोए रहोगे, मन लग रहा है, खाली मन को बताते रहोगे, वैसे आसान नहीं है, लेकिन जो करने वाले हैं ना उनके लिए आसान है। क्लियर, ओके। आते टॉपिक वापस आते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। 2 चार्जेस का सिस्टम करने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ये दोनों सिस्टम बना दिए। तो इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये मुझे फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करूंगा, यानी यहां पर हम अज्यूम करके चले हैं कि इस दुनिया में 2 ही चार्ज हैं जो मेरे चार्ज हैं, जिसको मैंने क्या बोला है, सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस बोला है। नाउ अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमने क्या किया था, चार्ज पार्टिकल को हम कहां से लाए थे भाई, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लाए थे। ओके, तो अज्यूम कर लो कि पहले मैं इन्फिनिटी पर गया, ठीक है, ऐसे हाइपोथेटिकली एक अजम्पशन लो, मैं इन्फिनिटी पर गया, मैं पहले वाले चार्ज पार्टिकल को लाया, मैंने मान लिया मेरे पहले वाले चार्ज पार्टिकल का नाम कितना है, Q1 है, मैं Q1 को ला रहा हूं, क्या मुझे कोई वर्क डन करना पड़ेगा? यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड को नेगलेक्ट कर दो, सिर्फ किसकी बात करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे।
मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पूरी दुनिया में 2 ही चार्ज हैं, और जब पूरी दुनिया में 2 ही चार्ज हैं, मैं पहला चार्ज लाने गया कहाँ, इन्फिनिटी में। मैं लाया चार्ज को, क्या मुझे कोई वर्क डन करना पड़ेगा? आंसर है कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्यों? वर्क डन तब करना पड़ता है जब उसमें कोई एक्सटर्नल, जब उसमें कोई फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए पहले से यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। और मैंने पहले ही बोल दिया कि दुनिया में 2 ही चार्ज हैं, और पहला चार्ज लाने में जा रहा हूँ। यानी जब मैं अपने पहले चार्ज को इन्फिनिटी से लाऊंगा तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। तो मान लिया मैं इन्फिनिटी पर गया और उस चार्ज पार्टिकल को वहां से लाया और यहां रख दिया। भाई कहां पर रख दिया मैंने? इस पॉइंट पर रख दिया। लेट अस से दिस पॉइंट इज ए। कहां पर रख दिया? इस पॉइंट ए पर रख दिया, और उस चार्ज का नाम कितना है? Q1 है। तो इस ए पॉइंट पर इस Q1 चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा? तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए विल बी इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है। अगर वर्क डन 0 है, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी U1, यानी U1 का मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है ना। देखो ये फॉर्मूला है। अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वर्क डन कितना है? 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। तो U1 कितना आ गया? 0 आ गया। पहला चार्ज तो आ गया भाई। अब 2 चार्ज का सिस्टम बनाना है, दूसरा चार्ज जाना पड़ेगा। तो चलो फिर मैं गया इन्फिनिटी पर, मैं दूसरे चार्ज को लाया विदाउट एनी एक्सेलरेशन। अब बताओ क्या इस टाइम पर वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? आंसर है हाँ जी, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी यहां पर पहले से एक चार्ज Q2 है जिसका कुछ न कुछ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जैसे ही मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करूंगा तो मुझे कुछ न कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अब मैं हाइपोथेटिकली अज्यूम कर ले रहा हूं कि यहां पर वो इन्फिनिटी है, ये वो इन्फिनिटी है जहां से मैं चार्ज को ला रहा हूं। यानी इनिशियली मेरा जो चार्ज, दूसरा वाला चार्ज है, उसका नाम मैंने क्या रख दिया भाई? Q2 रख दिया। इस Q2 चार्ज को मैं इन्फिनिटी से ला रहा हूं। अब कहां रखूंगा? यानी इसके अगल बगल कहीं रखूंगा। मान लिया मैंने कहां पर रख दिया? इससे r डिस्टेंस पर इस पॉइंट B पर रख दिया। यानी यहां से लाऊंगा, और कहां रखना है मेरे को? इस पॉइंट B पर लाना है, मतलब B पर रखना है। कहां से लाना है? इन्फिनिटी से लाना है। अभी मैंने डिस्कस किया था कि वो पाथ कुछ भी हो सकता है। मैं इस चार्ज को यहां से ऐसे भी ला सकता हूं भाई, मैं इसको ऐसे भी ला सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड बाय सिस्टम या पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, और वी कैन से पाथ फॉलोड बाय चार्ज। सो मैं कोई भी पाथ फॉलो कर सकता हूं, ऐसा वाला पाथ फॉलो कर दो ना, तब भी वर्क डन क्या होगा? सेम ही होगा। लेकिन क्या इनमें से कोई एक पाथ भी कर्म का है, या फिर ऐसा पाथ है जिसमें मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं, आसानी से आंसर निकाल सकता हूं? आंसर है इनमें से एक भी पाथ मेरे काम का नहीं है। तो मैं क्यों लूं इनको? मैं ऐसा पाथ लूंगा जो मेरे काम का होगा। अगर मेरे पास ये इंडिपेंडेंस है या फिर ये स्वतंत्रता है कि मैं कोई भी पाथ ले सकता हूं, तो मैं वो पाथ लूंगा ना जिसमें मेरे को लाने में क्या होगी? सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होगी, सबसे ज़्यादा आसानी होगी। और वो पाथ है क्या? हमारा सिंपल सादा स्ट्रेट लाइन। तो मैं क्या करूंगा? इस Q2 को इस इन्फिनिटी से पॉइंट B तक एक स्ट्रेट पाथ से लाऊंगा। एक Q2 इधर है, और कैसे लाऊंगा? इस पाथ से, जो कि कैसे होगा? इस तरह से स्ट्रेट होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? ओके, ठीक हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि इस Q2 को यहाँ से यहाँ लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। अगर वो निकल गया तो क्या निकल के आ जाएगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगी एट पॉइंट B। अब निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जरा समझो। सबसे पहले क्या करो? इस पॉइंट को लाओ इधर को, यानी Q2 को लाओ, और कैसे ला रहे हैं? विदाउट एनी एक्सेलरेशन। यानी इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है? 0 है। मैं इस इन्फिनिटी और B के बीच में एक इंटरमीडिएट पॉइंट चूज कर रहा हूं। लेट अस से दिस पॉइंट इज हियर, और इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया? पॉइंट P बोल दिया। नाउ कोई एक ऐसा वक्त आया जब मेरा Q2 चार्ज कहां पर था? इस पॉइंट P पर था। तो इस पॉइंट P पर ये Q1 कहां की ओर फोर्स लगाएगा? इस पर इधर की ओर फोर्स लगाएगा, एंड दिस फोर्स इज Fe, किस तरह होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। और इसी पॉइंट पर मैं जो एक्सटर्नल फोर्स हो कहां की ओर होगा? इधर की ओर होगा, और जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? Fe के बराबर होगा। एंड दिस F एक्सटर्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज F एक्सटर्नल। तो F एक्सटर्नल EXT विल बी इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक बट इन अपोजिट डायरेक्शन। उसलिए मैंने क्या लगा दिया? यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया। नाउ अब यहाँ पर क्या है? मेरा ये Q2 चार्ज यहाँ पर आ रखा है पॉइंट P पर।
अब यहाँ पर ये डिस्टेंस ये मुझे कि इस ए से लेकर पी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, लेट अस से दिस डिस्टेंस फ्रॉम ए टू पी इज इक्वल टू एक्स। ये डिस्टेंस ए से लेकर पी तक के बीच की कितनी है, एक्स है। अगर मैं अब यहाँ पर ये एफ एक्सटर्नल की वैल्यू निकालूंगा या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्सटर्नल निकालूंगा तो किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ई के बराबर होगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू फ्रॉम कुलाम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या आएगा, इन दोनों के बीच का सेपरेशन का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। तो दिस इज माई एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड। तो इतना एफ एक्सटर्नल फोर्स इस पॉइंट P पर इस Q2 चार्ज पर लग रहा है ड्यू टू दिस चार्ज Q1। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट P से इस Q2 चार्ज को एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस कर रहा हूं। कितना, लेट अस से डेल्टा एक्स। मैंने क्या किया, इसमें फोर्स लगाया इधर की ओर और विदाउट एक्सेलरेशन इधर पे ले आया। कहां ले आया मैं इसको, इधर पे। लेट अस से दिस पॉइंट इज Q पॉइंट। और ये मेरे पास जो Q2 चार्ज है वो कहां पर है, Q पॉइंट पर है। मैंने कितना डिस्प्लेस किया, इतना डिस्प्लेस कर दिया। लेट अस से ये जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो कितनी है, डेल्टा एक्स है। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी लिख दी मैंने, डेल्टा एक्स लिख दी। अब डेल्टा एक्स डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन किया जाएगा बताओ, आप इसके नीचे लिखना। ठीक है, वर्क डन टू डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट सॉरी Q2 बाई डेल्टा एक्स विल बी, बताओ क्या होता है, दिस वर्क डन डेल्टा W फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है मेरे पास, एफ एक्सटर्नल। देखो डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, एफ एक्सटर्नल की बात हो रही है। ठीक है, एफ एक्सटर्नल भी इस डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना दोनों के बीच का, जीरो है। अगर जीरो है तो कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो सिंपल क्या आ जाएगा, एफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा एक्स। और एक बात ध्यान देना कि ये क्वांटिटी हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी भाई। पॉजिटिव क्यों आएगी, बिकॉज एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू जीरो। अगर एंगल जीरो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का तो वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये बात समझ मारी ना, क्लास में तो पढ़ा था हमने। लेकिन जरा समझो यहाँ पर, ये मेरे पास क्या है, डेल्टा एक्स यानी चेंज इन पोजीशन। पहले मैं पॉइंट P पर था, अब मैं कहाँ चला गया, पॉइंट Q पर चला गया। तो जो चेंज इन पोजीशन इन एक्स हुआ वो पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ। यहाँ पर ये डिस्टेंस, यहाँ पर जो पोजीशन घटी या बढ़ी, इसकी घट गई भाई। अगर पोजीशन इसकी डिस्टेंस घट गई या इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए घट गई तो चेंज इन पोजीशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एंड जो डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी, सिंस डेल्टा एक्स विल बी नेगेटिव, जो डेल्टा एक्स होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अब कंडीशन समझना, डेल्टा एक्स हमेशा इस केस में नेगेटिव है, लेकिन इस पूरी क्वांटिटी में कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। डेल्टा एक्स नेगेटिव है तो इस पूरी क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे यहां पर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो यहां से मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा W विल बी इक्वल टू माइनस का एफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा एक्स। और ध्यान देना ये नेगेटिव क्यों आया यहाँ पर, ये नेगेटिव इसलिए आया बिकॉज ये पूरी चीज हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर ये पूरी चीज पॉजिटिव है लेकिन डेल्टा एक्स यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नेगेटिव आ गया, अगर डेल्टा एक्स नेगेटिव है, इस नेगेटिव को कंपनसेट करने के लिए मुझे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाना पड़ा, इसलिए यहाँ पर डेल्टा W इक्वल टू कितना आया, माइनस का एफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा एक्स आया। नाउ से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको भाई, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1। अब एक काम कर सकते हो, यहाँ से ये एफ एक्सटर्नल की वैल्यू यहाँ से उठाकर इधर पे पुट कर सकते हो। पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्सटर्नल, तो वर्क डन डेल्टा W विल बी इक्वल टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर और इनटू कितना आ जाएगा ये डेल्टा एक्स। नाउ से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2। इसे क्या बोल दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ये तो क्या निकला, वर्क डन टू डिस्प्लेस फ्रॉम P टू Q। लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है वर्क डन टू डिस्प्लेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यहाँ से लाइन में लिखेंगे, अगली लाइन में इसके नीचे लिखना, इक्वेशन नंबर 2 के नीचे लिखना कि वर्क डन टू डिस्प्लेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B। वर्क डन टू डिस्प्लेस Q2 फ्रॉम x इक्वल टू इन्फिनिटी टू
x इक्वल टू b पर x इक्वल टू कितना है, देखो x यहाँ से मित्र हो रहा है, यहाँ b पर x इक्वल टू कितना है, r के बराबर है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। ये डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक r है, तो फ्रॉम x इक्वल टू r यानी x इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इक्वल टू r, तो कितना आ जाएगा, दिस वर्क डन w विल बी इक्वल टू, क्या करोगे, अगर मैंने इस डेल्टा x के लिए वर्क डन निकाल दिया तो एक डेल्टा x यहाँ पर आएगा, फिर एक डेल्टा x यहाँ पर, एक डेल्टा x यहाँ पर, उससे पहले भी बहुत सारे डेल्टा x के लिए मैं क्या करूँगा, वर्क डन निकालूंगा। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक वर्क डन निकालना है तो क्या कर दूंगा, सारे डेल्टा x के लिए जितना वर्क डन आ रखा है सबको ऐड कर दूंगा। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास क्या है, P पॉइंट है, ये मेरे पास क्या है, सॉरी ये पॉइंट कौन सा है, इन्फिनिटी, ये पॉइंट कौन सा है, B। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा क्या लिया, डेल्टा x लिया। ऐसे में क्या करूँगा, यहाँ पर एक डेल्टा x ले लूँगा इस तरह से, फिर यहाँ पर एक डेल्टा x, यहाँ पर एक डेल्टा x, यहाँ पर एक डेल्टा x, यहाँ पर भी एक डेल्टा x, ऐसे ही सारे डेल्टा x के लिए इस तरह से मैं क्या निकाल दूंगा, वर्क डन निकाल दूंगा। अगर सारे डेल्टा x के लिए वर्क डन निकल गया फिर सबको ऐड कर दूंगा, और जब सबको ऐड करने के बाद जो मेरे पास वर्क डन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा कि चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से पॉइंट B तक लाने में कितना वर्क डन किया वही तो निकल के आएगा। अब इसको मैं फिजिकली नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैं इतने सारे डेल्टा x निकालूंगा, नहीं, इसको मैं मैथमेटिकली करूंगा। और इसको मैथमेटिकली करने का तरीका क्या होता है, सिंपल क्या ले लूंगा, समेशन, ठीक है, यानी इस इक्वेशन नंबर 2 को क्या ले लूंगा, समेशन ले लूंगा। तो कितना आ जाएगा ये समेशन माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा x, और समेशन में लिमिट कहाँ से क्या आएगी, r इक्वल टू इन्फिनिटी से कहाँ तक, r तक, सॉरी x इक्वल टू इन्फिनिटी से कहाँ तक, r तक। अभी आपको थोड़ा बहुत अटपटा लग सकता है। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिख रहा हूँ कि फॉर डेल्टा x टेंस टू 0, इन जो डेल्टा x है इसकी वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है, ओके। अगर ऐसा मेरे पास केस होता है तो मैं इस डेल्टा x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, dx लिख सकता हूँ, और जो समेशन साइन है इसको मैं इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर सकता हूँ। कंडीशन क्या है कि दिस डेल्टा x इज वेरी वेरी स्मॉल, अगेन मैथमेटिकल स्टेप है। तो नाउ वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू x इक्वल टू इन्फिनिटी टू r, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और उसको क्या लिख दूंगा मैं, dx लिख दूंगा। अब तो हो जाएगा ना, अब सिंपल सिंपल लग रहा है। अब एक काम करो, जो चीज़ कांस्टेंट है उनको इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, तो माइनस का Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, ये कितना आ जाएगा, 1/x स्क्वायर इंटू dx आ जाएगा। अब देखो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू माइनस का 1/x होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो दिस इज वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू b, ये कहाँ से कहाँ है, इन्फिनिटी टू b है, ठीक है, इन्फिनिटी टू b। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1/x, और लिमिट कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से r, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो w इन्फिनिटी टू b विल बी इक्वल टू माइनस का Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से कितना आ गया, ये माइनस का 1/r, और मैंने माइनस प्लस का कितना आ गया, 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी कितना होता है भाई, 0 होता है। ये टर्म कितना हो गया मेरा, 0 हो गया, बचा क्या मेरे पास, माइनस का 1/r, इस माइनस से माइनस कैंसिल, कितना बच जाएगा, प्लस का 1/r। तो यहाँ से मेरे पास w इन्फिनिटी टू b कितना निकल के आया, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने प्लस होगा ना, तो Q1 Q2 अपॉन कितना आ गया, r आ गया। तो ये तो क्या निकला, वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू b। तो दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 एट पॉइंट कहाँ पर, b पर। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं क्या निकालूँ, U2 निकालूँ, U2 यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 एट पॉइंट b, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r। अब क्या निकालना है कि इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, दिस पोटेंशियल एनर्जी प्लस दिस पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ होल सिस्टम। तो उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, मिटा दूँ, आप इसके छोड़ ले लो, मिटा रहा हूँ। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ होल सिस्टम, नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ होल सिस्टम, बताओ क्या हो जाएगा। तो U इक्वल टू कितना आ जाएगा, U1 प्लस U2
U1 की वैल्यू कितनी है 0 है, U2 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो दिस U इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 अपॉन R आ गया। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल। अब यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, कैसे, जरा ध्यान समझना। ये जो पोटेंशियल एनर्जी मैंने यहाँ पर निकाली ये किसका रहा बताओ, दिस U विल बी इक्वल टू U1 प्लस U2। तो U इक्वल टू किसका रहा है U1 प्लस U2 के बराबर है, और U1 क्या है W इन्फिनिटी टू A प्लस W इन्फिनिटी टू B, यानी चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से A पॉइंट पर लाने में किया गया वर्क डन, प्लस चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से B पॉइंट पर लाने में किया गया वर्क डन, जो किसके बराबर है भाई टोटल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। और जब मैंने ये दोनों वर्क डन किए, इनको मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, कैसे कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट एंड फॉर्म ए सिस्टम, यानी किन्हीं चार्ज को इन्फिनिटी से लाके एक सिस्टम बनाने में जितना वर्क डन किया जाता है वो वर्क डन उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, यानी पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे पास एक चार्ज का सिस्टम मुझे बनाना है, उस चार्ज के सिस्टम को बनाने के लिए मैं चार्ज कहाँ से ला रहा हूँ इन्फिनिटी से ला रहा हूँ, और उन चार्ज को इन्फिनिटी से लाकर एक सिस्टम बनाने में जितना वर्क डन किया जाएगा वो किया गया वर्क डन किसके बराबर होगा, उस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। इस बात को आप अंग्रेजी में लिख दो, कैसे लिखोगे ऐसे। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक यहां लिखूं, इसको मिटाता हूं, ठीक है, अच्छे से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इलेक्ट्रिक potential energy of any system of charges is defined as work done in bringing charges from infinity विदाउट एक्सेलरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह लिखना है, विदाउट एक्सेलरेशन एंड टू फॉर्म सिस्टम ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने कितनी डेफिनेशन पढ़ दी इसकी, 3 डेफिनेशन पढ़ दी। एक तो फर्स्ट थी कि एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एक सामान्य सी क्या थी डेफिनेशन थी। फिर हमने क्या पढ़ा कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क डन किया जाता है दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट दैट पॉइंट। तीसरी क्या हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी, मैं किसी सिस्टम की बात करता हूँ, यहाँ पे बोलते हैं चार्जों के सिस्टम की बात करता हूँ, तब उस चार्ज के सिस्टम को फॉर्म करने के लिए, और फॉर्म कैसे करना है, उसको बनाना कैसे है, चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से लेके आना है, और जितना वर्क डन किया जाएगा वो वर्क डन किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक, उस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। क्लियर है इतनी बात? ओके। नाउ जाते जाते मैं आपको कुछ और चीज़ें सिखा के जा रहा हूँ, समझा के जा रहा हूँ या बता के जा रहा हूँ, जरा समझो। मान लिया अभी तक मेरे पास 2 चार्ज का सिस्टम था, Q1 एंड Q2। अगर मेरे पास 3 चार्ज का सिस्टम हो, मेरे पास कितने चार्जेज हों, 3 चार्जेज हों इस तरह से, ओके। एक Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। माना ये डिस्टेंस कितनी है, R12 है, ये डिस्टेंस कितनी है, R23 है, ये डिस्टेंस कितनी है, R13 है, ओके। अब इस सिस्टम की कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। कैसे निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी? सबसे पहले क्या करोगे, इस Q1 चार्ज को लाने में कितना वर्क डन किया गया वो निकालोगे। आंसर है 0 वर्क डन, बिकॉज 3 चार्ज का सिस्टम है। फिर Q2 को लाओगे, कितना वर्क डन किया गया ये निकालोगे। फिर Q3 को लाओगे, कितना वर्क डन किया गया ये निकालोगे। ध्यान देना, Q3 को लाते समय फोर्स ये भी लगाएगा,
ये भी लगाएगा, यानी यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। Q2 को लाते समय सिर्फ Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन Q3 को लाते समय Q1 और Q2 दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोनों के अपोजिट या दोनों के अपोज में किया गया वर्क डन हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। और आई होप अब आप फाइंड कर लोगे। तो ये क्या है आपके लिए होमवर्क में है कि आपको क्या करनी है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। अगर आपको नहीं आए तो मुझे मैसेज करो, इंस्टाग्राम में DM करो, और या फिर कॉल भी कर सकते हो आप। अगर मैं फ्री होऊंगा तो आपकी कॉल उठाऊंगा पक्का, और फिर मैं आपको इसके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा कि भाई किस तरह से इस सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करेंगे। क्लियर है इतनी बात? ओके। अगर इतनी बात क्लियर है, अब यहीं से एक और नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है। देखो, सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी क्वांटिटी है, एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। इतनी बातों को पता है ना, बचपन से पता है भाई कि एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। हमने क्या डिफाइन किया अभी तक, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी UB माइनस UA डिफाइन किया। और UB माइनस UA यानी किसी एक चार्ज Q0 को मैं जब कहाँ से कहाँ, UA से UA पे लाया, सॉरी A से B में लाया, मैंने जितना वर्क डन किया वो किसके बराबर था, उन दो पॉइंटों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर था। अब अगर मैं क्या करूँ, इस क्वांटिटी को Q0 से डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ से एक नई क्वांटिटी निकल के आई। दिस क्वांटिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी यहाँ बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जब मैं पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को उस चार्ज से डिवाइड करता हूँ, जिस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हम बात कर रहे हैं, जो आंसर निकल के आता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और यही क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा और नेक्स्ट लेक्चर भी होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना बात को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों अलग अलग चीजें। कभी कभी हम इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप पाओगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक क्या है, खास संबंध है, लेकिन दोनों का फिजिकल मीनिंग क्या है, बिल्कुल अलग है। एक और ये एनर्जी है, दूसरी ओर ये क्या है, एक सिंपल स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है इतनी बात? ओके। तो अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा किस पर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर होगा। और आज हमने क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हाउ डू वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्ज पार्टिकल। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है। अगर आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ बांटो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। आज थोड़ा एनर्जी मैं ज़बरदस्ती ला रहा हूँ, पता है आपको, अभी भी हमारे गर्मी स्टार्ट हो रखी है ना, और मेरी आंखें ऐसे सूजी हो रखी हैं, मतलब एकदम भारी हो रखी हैं, लेकिन लेक्चर बनाना है तो फिर बनाना है, ठीक है। तो मैं करता हूँ कोशिश अगले लेक्चर को लाने की जल्दी। तो आज के इस लेक्चर को यहाँ समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।